हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स का पार्ट 2 करेंगे, यानी कुछ चैप्टर हम लोगों ने कल किया था। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। तो कुछ पार्ट हम लोगों ने कल किया था और आज इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप लोग कल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे जो एयर होती है वो कहां से कहां की तरफ चलती है और कैसे बैलून पिचक जाता है और कैसे बैलून लो हो जाता है ना। कैसे एक पॉलीथीन को अगर हम गरम किसी गरम चीज के ऊपर रखते हैं तो वो लाइट वेट हो जाती है। ये सब पढ़ा था हम लोगों ने कल। ठीक है, इसी को हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हवा तेज चलने लगती, ठीक है, जब हवाएं तेज चलने लगती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको विंड बोलते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। यानी हवाएं किस तरफ से किस तरफ की ओर चलती हैं? हवाएं हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ चलती है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं हमेशा। अब आता है नीचे, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। यानी अगर एयर को गर्म किया जाए, अगर हवा को गर्म किया जाए तो वो क्या होती है? वो भी फैलती है। जैसे किसी भी चीज को आप गर्म करोगे तो वो क्या होगा? वो एक्सपैंड होने लग जाएगी। उसी तरीके से जो एयर है वो भी गर्म होने पर एक्सपैंड होने लग जाएगी। ठीक है, कैसे होगी ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे अभी। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, यानी एक बॉइलिंग ट्यूब लिया हम लोगों ने। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, और एक बलून इसके ऊपर फिट कर दिया। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बलून या फिट नहीं हो पा रहा है तो आप थ्रेड की हेल्प से, आप टेप की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे इसकी नेक पर। और सम हॉट वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में गर्म पानी लिया और उसमें इस ट्यूब को डाल दिया और 2 से 3 मिनट इसको पानी में रहने देंगे। आप देखोगे बलून की जो शेप होगी वो चेंज होने लगती है। ठीक है, बलून की जो शेप होगी वो चेंज होने लगती है। टेक द ट्यूब आउट, इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। आप क्या करेंगे? इस ट्यूब को बाहर निकालेंगे और उसे रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। फिर से क्या होगा? 2-3 मिनट इसको रखा रहने देंगे और उसके बाद इसको ठंडे पानी में डालेंगे। यानी ये तो था आपका हॉट वाटर और ये है आपका कोल्ड वाटर। ठीक है, वहां इसको ठंडे पानी में डालेंगे तब क्या होगा? आप खुद इस प्रैक्टिकल को एक बार घर पे करेंगे और तब मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि हाँ, आपका आंसर ये था कि जब आपने हॉट वाटर में उस ट्यूब को डाला तो आपके बैलून की शेप ये हो गई, और जब आपने कोल्ड वाटर में उसको डाला तो आपके बैलून की शेप ये हो गई। ठीक है, चलो आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। दो सेम साइज के या तो कप ले लो जो आपके यूज एंड थ्रो वाले होते हैं ना, पेपर के, या फिर दो पॉलिथीन लेंगे, पेपर बैग लेंगे, पेपर पॉलिथीन नहीं, सॉरी, पेपर बैग लेंगे। ठीक है, उनको एक थ्रेड की हेल्प से इस तरीके से हैंग कर लेंगे। ये हैंग होते हुए दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से आप हैंग करोगे। अब क्या करना है? हमको उल्टे हैंग करना है, यानी यहाँ ओपन साइड ये होगी, दोनों की ओपन साइड ये होगी। अब इसको किसी किसी भी स्टिक पर इसको हैंग कर देंगे इस तरीके से यहाँ। अब क्या करना है? पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग, एक बैग के नीचे एक जलती हुई कैंडल को ले जाया गया। क्या हुआ? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या होता है? व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब्ड? कि बैग का बैलेंस क्यों डिस्टर्ब हुआ? ये जो बैग था ये तो ऊपर की तरफ पहुंच गया और ये जो बैग था ये नीचे की तरफ आ गया। ऐसा क्यों हुआ? बताया था ना मैंने आपको,
कि जो एयर होती है वो गर्म करने पर एक्सपैंड होती है, और जब एयर गर्म होती है तो वो लाइट वेट भी हो जाती है। जब एयर लाइट वेट हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो आपका ये पेपर बैग है ना, ये आपके तराजू की तरह काम करने लगेंगे, यानी जो चीज लाइट हो गई वो ऊपर पहुंच जाएगी, है ना, ऊपर उठ जाएगी, और जो चीज हैवी हो जाएगी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है। Does this activity indicate that warm air rises up? Yes. ये एक्टिविटी यही बताती है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ चलती है, क्योंकि वो वेट में लाइट हो जाती है। As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. यानी जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, ये क्या होगी, इसको कैंडल से दूर ले जाने की कोशिश करेगी पेपर बैग को। Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? Yes. The warm air is lighter than the cold air. Always. हमेशा जो गर्म हवा होगी वो ठंडी हवा से हल्की होगी। हम लोगों ने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा था ना, सेम वहां पर भी यही प्रोसीजर था कि जो गर्म हवाएं हैं वो जल्दी से ऊपर जाती हैं, और ठंडी हवाएं आकर नीचे से उनकी प्लेस ले लेती हैं, है ना। यही पढ़ा था ना हमने। अगर नहीं देखा है तो पीछे आप देखिए किसी चैप्टर में, जिस चैप्टर में लैंड ब्रीज और वो है सी ब्रीज है, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप? क्या आप बता सकते हो कि जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है? It is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. यानी जब एयर गर्म होती है तो वो क्या होती है, फैलती है, और फैलने के बाद वो ज्यादा जगह घेरती है। भाई कोई भी चीज जब फैलेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको स्पेस ज्यादा चाहिए, है ना। When the same thing occupies more space, it becomes lighter. और जब वो ज्यादा जगह में फैल जाएगी तब क्या होगा, तो वो हल्की हो जाएगी। एक पिचका हुआ बैलून लो, उसका वेट देखो अपने हाथ में, और एक फूला हुआ बैलून लो, उसका वेट देखो, किसका वेट ज्यादा होगा? फूले हुए बैलून का वेट ज्यादा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें एयर फिल हो गई है और उसने स्पेस ज्यादा कवर कर ली। जितनी स्पेस ज्यादा कवर करेगा उतना वो लाइट वेट हो जाएगा। ठीक है। The warm air is therefore lighter than the cold air. अब जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से हल्की है। हम इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं ना, तो समझ में आ गया सभी लोगों को कि कैसे हवा जो होती है वो गर्म होने पर एक्सपेंड होती है, और जब वो एक्सपेंड हो जाती है तो वेट में लाइट हो जाती है ना। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। यही रीजन है कि जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जाता है हमेशा। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेस एट द प्लेस, वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस। यानी हमने बहुत सारे ऐसे अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जहां पर जो गर्म हवा होती है वो एक जगह पर ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जाकर एक जगह पर प्लेस हो जाती है ना। द एयर प्रेशर दैट एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। और वहां पर जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो बहुत लो होता है, क्योंकि वहां पर वार्म एयर है, इसीलिए वहां पर जो एयर प्रेशर होगा वो लो होगा। क्यों होगा? वार्म एयर लाइटर होती है, और जब लाइटर होगी तो प्रेशर कहाँ से डालेगी? नहीं डाल पाएगी प्रेशर। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरिया रशेज इनटू फिल इट प्लेस। और जहां जब जब वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है तो कोल्ड एयर फटाफट से आके उसकी प्लेस ले लेती है नीचे, है ना, फटाफट से उसकी प्लेस को भर देती है। दिस सेट्स ऑफ कन्वेक्शन इन द एयर। और इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब देखो, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। यानी जो विंड करेंट्स होते हैं वो क्यों जनरेट होते हैं, क्यों आंधी तूफान आते हैं? क्योंकि जो अनइवन हीटिंग है ना, हर अर्थ पर कहीं पर ज्यादा हीटिंग होती है, कहीं पर कम हीटिंग होती है, उसकी वजह से जनरेट होते हैं। ठीक है, विंड करेंट्स। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब ये तो हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है, और ये हो गए आपके पोल्स, ये हो गए आपके पोल्स, और यहाँ पर इक्वेटर। क्या होता है चलिए पढ़ते। You might have learned in geography that regions close to the equator are maximum heat from the sun. मैंने आपको कल भी समझाया था मैंने आपको कि जो इक्वेटर के पास का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन? क्यों?
क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज होती है वो 24 आवर्स एक जैसी पड़ती है। आप कह सकते हैं कि 12 मंथ एक जैसी पड़ती है, ना तो कम ना तो ज्यादा, और बहुत ज्यादा तेज धूप यहाँ होती है, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर होती है ना। इसीलिए जो इक्वेटर है वहां पर सबसे ज्यादा हीट आपको मिलेगी। द एयर एंड दीज रीजन्स गेट्स वार्म, और यहाँ की जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है, इसी की वजह से गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, एयर जो गर्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी और ठंडी हवाएं उसकी प्लेस लेने लगेंगी। ये देखो ठंडी हवाएं यहाँ इक्वेटर के आसपास लगभग 30 डिग्री तक, लगभग 30 डिग्री तक ये एरिया वार्म रहता है, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। तो कोल्ड एयर क्या होगी, इसकी प्लेस लेने लगती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर रीजन इन द 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in, यानी ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आने लगती हैं इस तरीके से, और गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगती है, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगती है। ठीक है, these winds blow from the north and the south towards the equator, यानी नॉर्थ से, यहाँ जो इक्वेटर से हवाएं चल रही है, जो गर्म हवाएं हैं वो नॉर्थ, कुछ नॉर्थ की तरफ जाएंगी और कुछ साउथ की तरफ जाएंगी। ये नॉर्थ पोल है आपका और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ भी जाएंगी और इक्वेटर से साउथ की तरफ भी जाएंगी। यानी ये देखो ये जा रही है, गर्म हवाएं जा रही है, ये गर्म हवाएं इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, और at the poles the air is colder than that at latitude about 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री तक पोल्स पर क्या होते हैं, ठंडी हवाएं होती हैं। अब ये ठंडी हवाएं नीचे आने लगती हैं, यहाँ से भी नीचे आने लगती है और यहाँ से भी नीचे आने लगती है ठंडी हवाएं, है ना। The warm air as at these latitude rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place, यानी गर्म हवाएं इक्वेटर से इक्वेटर के लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ जाएंगी और पोलर रीजन से ठंडी हवाएं क्या करेंगी, उनकी प्लेस लेने लगेंगी। यानी ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती रहेंगी और गर्म हवाएं, क्योंकि तो एयर होती है वो गर्म होने पर क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। और ठंडी हवाएं क्योंकि हैवी होती है ना, है ना, वार्म एयर से वो नीचे की तरफ आने लगती है। And this way wind circulation is sets up from the poles to the warmer latitude, और इसी तरीके से जो विंड का सर्कुलेशन है वो पोल्स से वार्मर लैटिट्यूड की तरफ चलता रहता है। तो समझ में आई इतनी बात जो मैंने आपको समझाया। अब एक बार आप इसको पढ़ेंगे जरूर, अपने आप से जरूर पढ़ेंगे, और आप देखिएगा कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा जो मैंने आपको नहीं बताया, और आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको अपने आप से रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, the wind would have flown in the north south direction from north to south और from south to north, यानी जो विंड का जो फ्लो है वो किसकी कहां से किधर की तरफ रहता है, नॉर्थ वाला जो आएगा वो साउथ की तरफ आने लगेगा, जो साउथ वाला डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ जाने लगेगा। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और यही जो चेंज है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन में जो चेंज है यही क्या करता है, अर्थ का रोटेशन की वजह से होता है। यानी अर्थ जो रोटेट करती है ना, ये उसकी वजह से होता है। ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी अब लैंड की भी और वाटर की भी जो हीटिंग होती है वो अनइवन होती है। कैसे होती है देख लेते हैं एक बार। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज, पढ़ा था हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाले चैप्टर। अच्छा, चैप्टर 4 है ये, हमने उसमें पढ़ा है, आप देख लेना एक बार जाकर। In summers near the equator, the land warms up faster, and most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the ocean, यानी गर्मियों के टाइम में, ठीक है, इक्वेटर के आसपास की जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है ना। और जो ओशियंस का टेम्परेचर होता है, यानी जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड, यानी लैंड की जो एयर होगी अब वो क्या होगी, वो हीट होने लगेगी, और हीट होके वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी, है ना। हीट होके क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। दिस कॉजेज द विंड्स ऑफ फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टुवर्ड द
लैंड। इसीलिए जो ओशियन से आने वाली हवाएं हैं वो वहां लैंड पर अपनी प्लेस लेने लगेंगी, क्योंकि जो ओशियन से आने वाली हवाएं हैं वो ठंडी होती हैं और ठंडी हवाएं हैवी होती हैं। अगर हैवी एयर होगी तो वो नीचे अपनी प्लेस लेगी। नीचे प्लेस क्यों लेगी? क्योंकि जो लैंड की एयर है वो तो ऑब्वियस गर्म हो चुकी है, तो वो ऊपर जा चुकी है, तो नीचे का प्लेस क्या हो चुका है? एम्प्टी हो चुका है, और जल्दी से ओशियंस की हवाएं आकर क्या करेंगी? उसकी प्लेस ले लेती हैं। दीज आर मॉनसून विंड्स। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं मॉनसून विंड्स। ठीक है। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम व्हिच मींस सीजन। इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि जो मॉनसून है किस भाषा से लिया गया है, या मॉनसून का मतलब क्या होता है, मॉनसून वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट रिवर्स। और ठंडियों में क्या होता है? ठंडियों में इसका उल्टा होता है, यानी जो लैंड पर एयर होती है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और जो वाटर होता है यानी ओशियंस होते हैं, ओशियंस पर क्या होता है? गर्म हो जाती है। तो जो ओशियंस की हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है, और जो लैंड से ठंडी हवाएं जाती हैं वो ओशियंस पर जाकर अपना प्लेस ले लेती है, क्योंकि जो लैंड की हवाएं होती है वो ठंडी होती है उस टाइम पर। ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। और तब ये कहाँ बहने लगती है? लैंड से ओशियन की तरफ बहने लगती है। ठीक है। यानी आप देखो कि इन समर्स जो एयर फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? वो ओशियन टू लैंड होगा। और जो विंटर में एयर फ्लो होगा वो कहां से कहां तक होगा? वो होगा लैंड टू ओशियन, यानी लैंड से ओशियन की तरफ। जहां की हवाएं ठंडी होंगी वहां की तरफ से फ्लो दूसरी तरफ जाएगा। द winds फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन। अब जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो ओशियन से वाटर को लेती हैं और रेन कराती हैं, बारिश कराती हैं। ठीक है। जो विंड होती हैं वो ओशियन से वाटर को कैरी करती हैं और बारिश कराती हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। और ये क्या है? ये एक वाटर साइकिल का पार्ट है। द हॉट मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। और जब बादल बारिश लेकर आते हैं तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। सभी को खुशी होती है, किसानों को खुशी होती है, एनिमल्स को खुशी होती है, सारी बर्ड्स को खुशी होती है, और हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है ना। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। अपनी खेती के लिए किसानों को बहुत ज्यादा जरूरत है बारिश की, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो डायरेक्ट अपने खेतों को पानी नहीं दे पाते। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर उनको डायरेक्ट पानी लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो वो लोग हमेशा बारिश का इंतजार करते हैं, जब बारिश होती है तो वो अपने खेतों को पानी दे पाते हैं, हार्वेस्ट को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. लेकिन हमेशा हैप्पी एंडिंग हर चीज की तो नहीं होती भाई। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and cause threat to humans, animals and plants life। यानी कभी कभी जो नेचर है उसमें इतने सारे डिजास्टर्स आते हैं कि ह्यूमंस लाइफ को, एनिमल लाइफ को और प्लांट लाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सभी ने पढ़ा है ना, और हम लोग स्टार्टिंग से जब से चैप्टर स्टार्ट किया डिजास्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे किसी भी चीज की कमी और कैसे किसी भी चीज की ज्यादा होना एनिमल लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को और प्लांट लाइफ को खतरे में डाल देती है ना। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है। बहुत खतरनाक होते हैं। लोगों की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, प्लांट की लाइफ 2 मिनट में कहाँ चली जाती है उन्हें पता नहीं चलता, और कितनी स्पीड से ये आते हैं, है ना। कितनी स्पीड से ये आते हैं और कैसे सबकी लाइफ को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कि कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कल मैं इसी चीज को डिस्कस करूंगी, किसको? थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स को। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? सभी लोग मुझे बताएंगे एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे,
जो लोग सभी देख रहे हैं वो लाइक भी करेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। मैथ्स की सारी क्लासेस मैंने आपको दी हुई है, क्लास 5 से लेकर 6, 7 और 8 तक पूरी की पूरी मैथ्स आपको मैंने कराई हुई है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराया है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। क्लास की टाइमिंग सबको मालूम है, दोपहर को 1:30 PM पर मैं एक क्लास डेली अपलोड करती हूँ, ठीक है, जिसे दिन में आप किसी भी टाइम देख सकते हो। और सभी क्लासेस की क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों को ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जिस क्लास के में भी आप पढ़ रहे हो, अगर आज मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो अपने मैथ्स के सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। क्लास 6, 7 और 8 की पूरी एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप मेरी इस चैनल पर देख सकते हो, और बहुत इजी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, बहुत इजी मेथड के साथ आप उसे देख सकते हो, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं इसी के थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।